हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज नए माहौल में, नए क्लास में आज नए चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों चैप्टर्स से टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही हम लोग डिटर्मिनेंट को ख़त्म करेंगे हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तैयार रहें एंड बहुत ही मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। इस चैप्टर को मैंने टोटल 3 टाइप में डिवाइड किया है, ध्यान से समझिएगा। फिर सेम पैटर्न फॉलो होगा। बुक जो फॉलो किया जा रहा है वो कौन सा किया जा रहा है? राजीव बंसल का SBPD पब्लिकेशन। टोटल जो इस चैप्टर को मैंने टाइप वाइज में डिवाइड किया है, टोटल 3 टाइप में मैंने इसे डिवाइड किया है। टाइप वन में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें हम लोगों को वैल्यू निकालना सीखना होगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। उस पे बेस्ड हम लोग टाइप 1 के अंदर क्वेश्चन बनाएंगे। टाइप 2 के अंदर हम लोग प्रॉपर्टीज़, एक नया वर्ड आपके लिए थोड़ा सा आएगा और ये पोर्शन थोड़ा सा आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग या आप बोल सकते हो कठिन होने वाला है। तो टाइप 2 में हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट पे बेस्ड होंगे। क्या होते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, बस तुरंत समझ में आएगा आपको। बस एक क्लास वेट करना है, नेक्स्ट क्लास में यही स्टार्ट होने वाला है। फिर हमारा टाइप 3 में जो सेम, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि आपको मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन क्लास में फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स का जो मेन पर्पस था, जिसके जो मेन मोटिव था इन दोनों चैप्टर्स को पढ़ाने या पढ़ने के पीछे, वो ये था कि हम किस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व कर पाएँ और वेरिएबल्स के वैल्यू को डिटरमाइन कर पाएँ। अगर ऐसा कुछ दे दिया, फिर कोई 2-3 इक्वेशन दे दिया, तो कैसे उस इक्वेशन को सॉल्व किया जाए। तो डिटर्मिनेंट के अंदर टाइप 3 क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? तो सेम वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने मैट्रिक्स मेथड से वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करना सीखा। यहाँ पे डिटर्मिनेंट में कुछ और टेक्निक है, उस टेक्निक को यूज़ करके हम लोग वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पूरा चैप्टर, मज़ा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और बस बने रहिए, पेशेंस रखिए और सारा चीज़ फिर हम लोगों का अच्छा होगा। देखिए, इंग्लिश में एक फ्रेज है, मुहावरा है, 2 peas in a pod। इसका मतलब क्या होता है कि जो ऐसे 2 चीज़ को रिफ़र किया जाता है जिसका मोर और लेस सिमिलर, मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, अगर आप हिंदी में समझना चाहते हो, 2 peas in a pod। तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है कुछ ऐसा ही है। मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स जो है वो है क्या, तो एक तरह का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का, किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक तरीका है जिसके थ्रू एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मोर और लेस डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स बहुत ही सिमिलर है, लेकिन कुछ अंतर भी है, कुछ डिफरेंस भी है। क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो समझिए। मैंने आपको मैट्रिक्स चैप्टर में भी बताया कि पहला डिफरेंस क्या है, मैट्रिक्स के अंदर जिस एरे को यूज़ किया जाता है कुछ ऐसे यूज़ किया जाता है, फिर इसके अंदर रो एंड कॉलम के थ्रू, रो एंड कॉलम के हेल्प से एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है कि कुछ इस टाइप का एरे यूज़ किया जाता है और इसके अंदर एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर है? तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि हम लोग
मैट्रिक्स में कुछ इस टाइप का एरे यूज करते हैं रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। जैसे ही हमने ऐसा देखा तो हमें तुरंत समझ में आ जाता है कि ये मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है इन सारे एलिमेंट को। डिटर्मिनांट के अंदर जैसे ही हम इस सिंबल को देखेंगे हम बोलेंगे डिटर्मिनांट का प्रॉब्लम है और डिटर्मिनांट से रिलेटेड है। तो पहला डिफरेंस तो ये है। नेक्स्ट वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनांट जो हमें समझना है, मैंने अगर आपको याद हो ऑर्डर का कंसेप्ट आपको समझाया था इनके मैट्रिक्स के अंदर। मैंने ऑर्डर के बारे में आपको क्या बताया था कि ऑर्डर बोलने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम इन एनी मैट्रिक्स। सो अगर आप ऑर्डर की बात करो तो एक प्रॉब्लम क्या है मैट्रिक्स के अंदर कि मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो आप कुछ भी बोल सकते हो, 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3। मीन्स यहाँ पे क्या है कि रो और कॉलम सेम भी हो सकता है, वेरी भी कर सकता है। अगर सेम होता है तो हम उसको बोल देते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो सिंपल सा बात क्या समझना है कि मैट्रिक्स का जब भी बात किया जाए तो वहाँ पे कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है कि रो और कॉलम सेम होने चाहिए। लेकिन डिटर्मिनांट बाबा क्या बताते हैं, डिटर्मिनांट बाबा बोलते हैं कि भाई साहब अगर डिटर्मिनांट का क्वेश्चन है तो ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम होगा बोलने का मतलब क्या, रो और कॉलम उसके अंदर सेम होगा। तो अगर आप डिटर्मिनांट को सॉल्व करना चाहते हो तो उसका कुछ इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा। जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो या तो उसमें 2 रो और 2 कॉलम होंगे, या तो उसमें 3 रो 3 कॉलम होंगे, या तो कुछ इस फॉर्म में होगा। क्लियर है? लेकिन मैट्रिक्स के अंदर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है वो बहुत ही बारीकी से समझिएगा। जब भी कोई मैट्रिक्स को लिखा जाता था तो उसका कुछ वैल्यू नहीं होता था, हमने सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा था कि ये मैट्रिक्स है और इसके अंदर इन सारे नंबर्स को, इन सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है और इस मैट्रिक्स के एलिमेंट है 1 2 1 2 1 2 3 3 3। लेकिन जब भी आपको कोई एक डिटर्मिनांट दिया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, आपको पूरे चैप्टर में उस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, चाहे आपकी इच्छा हो या ना हो। तो जैसे हमने इस डिटर्मिनांट को लिखा तो इसका कुछ वैल्यू है और ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा भी जाता है। 11th में भी ये क्वेश्चन आया था कि स्टेट ट्रू और फॉल्स, मैट्रिक्स इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स वाइल डिटर्मिनांट हैज अ वैल्यू। तो आंसर था ट्रू, क्योंकि ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन जैसे ही हम लोग डिटर्मिनांट बोलते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक वैल्यू होता है, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है आज पूरे वीडियो में यही समझने वाले और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। हमने मैट्रिक्स में तो थोड़ा सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, बट आज बहुत ही डिटेल में इसको बहुत ही आराम से समझेंगे। क्लियर है? तो चलिए, आई होप आप इन बातों को समझ पाए होंगे कि सिमिलरिटी क्या है। सिमिलरिटी है कि दोनों एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लेकिन डिफरेंसेस क्या क्या है? तो डिफरेंसेस में पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, उसमें कुछ इस तरह का एरे यूज़ होता है, इसमें कुछ ऐसा यूज़ होता है। दूसरा, इसमें ऐसा कंपल्सन नहीं है कि मैट्रिक्स के अंदर हमेशा रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। लेकिन जैसे ही हम डिटर्मिनांट बाबा का बात करते हैं तो डिटर्मिनांट के अंदर रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। तीसरा क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। लेकिन जैसे ही एक डिटर्मिनांट दिखा हुआ मिले तो हमें समझना है उसका कुछ वैल्यू और उसी वैल्यू को कैलकुलेट करना हम लोगों को सीखना और वैल्यू को फाइंड आउट करना है। चलिए अब सीखते हैं, हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी डिटर्मिनांट। तो अगर आपको याद हो मैट्रिक्स चैप्टर तो आप मोर और लेस हमने वहाँ भी लगभग पूरा सीखा था, बट यहाँ पे और अच्छे तरीके से और मज़ेदार ढंग से सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपका 1 मिनट टाइम लूँगा इंक के लिए।
सो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे कि कैसे डिटर्मिनेंट का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, निकालना है। और मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आपको डिटर्मिनेंट का प्रॉब्लम दिखेगा वो रो और कॉलम उसमें बराबर होंगे। तो हम लोगों को जो बेसिकली क्वेश्चन दिया जाएगा वो 2 इंटू 2 ऑर्डर का दिया जाएगा और 3 इंटू 3 ऑर्डर का दिया जाएगा। तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेके पहले 2 इंटू 2 ऑर्डर को अभी पहले 3 इंटू 3 ऑर्डर को समझेंगे, और जब हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर को समझ लेंगे फिर हम लोगों को 2 इंटू 2 ऑर्डर समझने में आसानी होगा। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं खुद से। सपोज करिए एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको जब भी वैल्यू निकालना है तो हम लोग एक ट्रायंगल जैसा छोटा सा यूज़ करते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया हर एक डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है, और इस पूरे चैप्टर का मेन पर्पस वही है कि आपको वैल्यू निकालना सिखाना है। क्लियर है? तो अब कैसे निकाला जाए? तो सबसे पहले इस पॉइंट को अपने माइंड में आप सेटअप कीजिए कि आप जब भी किसी डिटर्मिनेंट का 3 इंटू 3 ऑर्डर के केस में वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप किसी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हो। ठीक है ना? मतलब आप वैल्यू किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए इसमें कितने रो हैं? टोटल 3 रो हैं। कॉलम कितने हैं? टोटल 3 कॉलम हैं। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने का टोटल कितना मेथड होगा? टोटल 6 मेथड होंगे। अभी हम बारीकी से सारे मेथड को समझते हैं। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, यहाँ पे आपको नो लिखना है, यहाँ पे आपको यस, नो, यस, नो, यस, नो, यस, नो। तो ध्यान से समझिए ये नो यस हमने क्यों लिखा है। जहां पे इसका पोजीशन क्या है, इस 1 का किस रो और किस कॉलम में आ रहा है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो 1 + 1 दोनों का सम कितना है? 2। तो जहां पे रो और कॉलम का सम इवन आ जाए आपको वहां पे साइन चेंज नहीं करना है, मतलब उसके आगे माइनस नहीं लगाना है। लेकिन इस 2 का पोजीशन देखिए क्या है, ये है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। तो फर्स्ट रो प्लस सेकेंड कॉलम दोनों मिलके सम क्या होता है? 3, जो कि ऑड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आगे में जब भी हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो उसके आगे हम लोगों को माइनस लगाना है। इसी तरीके से इसका पोजीशन देखिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का पार्ट है, तो ये 2 + 3 क्या होगा? 5। और 5 का मतलब क्या है कि ऑड है तो माइनस लगाएंगे। क्लियर है? जहां पे भी इवन रो और कॉलम का सम आ जाए वहां पे माइनस नहीं लगाएंगे, और जहां पे नहीं आएगा वहां पे माइनस लगाएंगे। सिर्फ ये छोटी सी बात अभी रखिए, और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में, इस क्लास के लास्ट में आपको ये कंसेप्ट एकदम याद हो जाएगा। मैंने इसको आपको पहले ही बताया ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर देखिए और ही मजा आएगा। तो चलिए अब हम लोगों को डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना, और मैंने आपको बोला टोटल 6 मेथड है निकालने के। तो देखिए फर्स्ट मेथड हम लोग फर्स्ट रो के थ्रू निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट रो में कितने क्या क्या एलिमेंट है? 1 2 3। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस नहीं लगाना है, नो, फिर माइनस लगाना है तो बीच में हमने थोड़ा सा गैप दिया, फिर माइनस लिखा 2, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर हमने यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा तो +3। अब क्या करते हैं,
1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उन दोनों को ढकते हैं, जो बच जाएगा उसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या बचेगा, ध्यान से देखिए, 5 8 6 9। उसी तरीके से 2 किस रो, जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकते हैं, क्या बच जा रहा है, 4 7 6 9। तो उसको हम लोग डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हैं। 3 को ढकते हैं, किस रो किस कॉलम में आ रहा है, 4 7 5 8। क्लियर है। अब हम लोग ये था, अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। आप बोलोगे सर आपने तो बताया नहीं कि 2 into 2 ऑर्डर में कैसे डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो पहले आ रहा है उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे भी आपको कंसेप्ट, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ सकता है कि किसको पहले लिखे। क्रॉस मल्टीप्लाई तो समझ गए, 5 into 9 होगा और 8 into 6 होगा, लेकिन पहले किसको लिखे, तो जो भाई साहब पहले आ रहा है उसका प्रोडक्ट को आप पहले लिखोगे। तो 5 into 9 को पहले लिखेंगे, -8 into 6, जो वैल्यू आएगा वही इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग करेंगे, बट अभी इतना समझिए कि हम लोगों ने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा और इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से बताइए अब सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो से कैसे हम लोग वैल्यू निकालेंगे। अगर सेकेंड रो के थ्रू एक्सपेंशन किया हमने तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का वैल्यू, यही बोल बोल के करना है। सेकेंड रो में क्या क्या है, ध्यान से देखिए, 4 5 6, 4 में है साइन चेंज होगा तो -4 हमने लिखा। अब 4 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बचेगा, 2 8 3 9। तो 2 8 3 9 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। फिर क्या है, नो साइन चेंज, मतलब +5। अब 5 किस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बचेगा, 1 7 3 9। फिर सेकेंड रो का लास्ट एलिमेंट क्या है, 6 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हमने उसको ढका, क्या बचेगा, 1 7 2 8। तो हम यहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, यस देखिए, तो -6, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 7 2 8। तो ये हम लोगों ने सेकेंड रो के थ्रू निकाला। अब इसको सॉल्व करना हम लोग आराम से सीखेंगे, बहुत ही इजी है, मैंने आपको बताया भी। लेकिन अगर आपको वो अभी इंस्टेंटली समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये समझिए इसको सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू आएगा, कुछ क्लियर है, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग निकालेंगे थोड़ी देर बाद में। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं। अब थर्ड रो से हम डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो थर्ड रो में क्या एलिमेंट है, ध्यान से देखिए, 7 8 9। 7 के आगे नो चेंज लिखा हुआ है, नो साइन चेंज, तो 7 को हमने लिखा। 7 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है ढका हमने, क्या बचा, 2 5 3 6। तो 2 5 3 6 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। फिर है यस साइन चेंज, तो -8 8 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, ध्यान से देखिए, इस रो इस कॉलम में, क्या बचेगा, 1 4 3 6। तो 1 4 3 6 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा, +9, नो साइन चेंज है तो +9। फिर क्या बचा है, ध्यान से देखिए, 1 4 2 5। तो हमने 1 4 2 5 को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। तो हमने देखा कि कुछ मेथड्स हमने सारे रो के थ्रू वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब सेम अप्लाई करते हैं कॉलम के थ्रू, कैलकुलेट करते हैं कि वैल्यू क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट कॉलम के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम 1 4 7। 1 के आगे नो साइन चेंज लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिए 1 को हमने लिखा, डिटर्मिनेंट डाला,
1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, फिर क्या बचा 5 8 6 9, इसको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। अब आगे है 4 और साइन चेंज होगा तो -4, फिर डिटर्मिनेंट। अब देखिए 4 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हमने ढका, क्या बचेगा 2 8 3 9। फिर क्या है फर्स्ट रो में लास्ट एलिमेंट है 7, 7 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है हमने ढका, क्या बचेगा 2 5 3 6, तो 7 इंटू 2 5 3 6। फिर सेकेंड कॉलम में इसी थ्रू, सेकेंड कॉलम का एलिमेंट क्या क्या है 2 5 8, तो 2 जिस रो में और 2 के आगे लिखा हुआ है साइन चेंज होगा तो -2 इंटू डिटर्मिनेंट, 2 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बचेगा 4 7 6 9। फिर आगे है +5 और साइन है नो साइन चेंज, 5 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमने ढका, क्या बचेगा 1 7 3 9। फिर लास्ट एलिमेंट सेकेंड कॉलम का क्या है 8 और लिखा हुआ है साइन चेंज होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा -8 और 8 को हमने ढका जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, क्या बचेगा 1 4 3 6। इसी तरीके से थर्ड कॉलम से भी हम लोग वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, और जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करने से 6 मेथड से, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करने से, तो वो सारा वैल्यू सेम होगा। कैसे सेम होगा थोड़ा सा देखिए। अभी मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्या होगा 1 इंटू 5 इंटू 9 क्या हो जाएगा 45, बीच में -8 इंटू 6 क्या हो जाएगा 48, ब्रैकेट क्लोज, आगे क्या है -2, ब्रैकेट डाला हमने, 4 इंटू 9 क्या हो जाएगा 36। आपको सिर्फ ये याद रखना कैसे हम लोग 2 इंटू 2 के इसमें सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस निकालते हैं। अब क्वेश्चन आएगा किसको पहले लिखेंगे डिफरेंस निकालते समय, तो आंसर क्या होगा जो पहले आएगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट का पहले हम लोग लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसके क्रॉस प्रोडक्ट को बाद में लिखेंगे। तो 9 इंटू 4 36 -7 इंटू 6 42, प्लस 3 इंटू 8 इंटू 4 32 -7 इंटू 5 35। अब वैल्यू को देखते हैं क्या होगा 45 -48 -3 इंटू 1 -3 हो गया, -2 इंटू 36 -42 क्या हो जाएगा -6, और -2 है पहले से इंटू -6 +6 +3 32 -35 क्या होगा -3। तो देखिए ये क्या हो गया -2 -3 -2 इंटू -6 +12 +3 इंटू -3 -9। तो ये तो वैल्यू 0 आ गया हम लोगों को। मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा आएगा, बट आया। जब हमने फर्स्ट रो को एक्सपेंड किया तो वैल्यू क्या आया हम लोगों को 0 आया। अब हम लोग किसी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं और वैल्यू को देखते हैं। तो सपोज करिए इस कॉलम के थ्रू हम लोग वैल्यू को निकालना चाहते हैं, फर्स्ट कॉलम के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 इंटू 9 45 -8 इंटू 6 48 -4 इंटू 9 इंटू 2 18 -3 इंटू 8 24 प्लस 7 इंटू क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 12 -5 3 ज़ा 15। इसको समअप कीजिए 45 -48 -3 इंटू 1 -3
-4 इंटू ये क्या हो जाएगा -6, 18 माइनस 24 है तो -6, +7 इंटू क्या हो जाएगा 12 माइनस 15 -3। तो ध्यान से देखिए -3 माइनस 24 -21, ये क्या होगा प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में है तो ये प्लस आ जाएगा +24। अब वैल्यू देखिए क्या आ गया हम लोगों को -1 माइनस 23 -24 +24, दोनों का सम क्या हो गया 0। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है कैलकुलेट करके दिखाना आपको, मेरा मेन मोटिव कुछ और है। लेकिन अभी मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि आप इनिशियली किसी भी वैल्यू को, किसी भी छो मेथड को आप इसको खुद से लिख के एक बार करेंगे और आप किसी भी वैल्यू से कैलकुलेट करिएगा, वैल्यू 0 ही आएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपको मिलेगा और आंसर सेम रहेगा। लेकिन निकालते समय सबसे पहला ध्यान आपको क्या देना है, कहाँ साइन चेंज होगा कहाँ नहीं होगा। मैंने आपको कंसेप्ट क्या बताया, जहां पे नंबर ऑफ रो और कॉलम का सम इवन आ जाए वहां साइन चेंज नहीं होगा। जैसे ये किस रो किस कॉलम पे है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, तो दोनों का सम 2 हो जाएगा, 1 + 1 2, और इवन है 2 इसलिए साइन चेंज नहीं हुआ। तो हमने सिंपली 1 लिखा, फिर 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था उसको ढका, फिर जो भी वैल्यू बचा था उसको हमने एक डिटर्मिनेंट के अंदर डाला। तो इसी तरीके से हमने सारे एलिमेंट जो फर्स्ट रो में आ रहे थे उनके साथ किया और वैल्यू को कैलकुलेट किया। अब थोड़ा सा एक जादू देखिए, अगर आपने मैट्रिक्स सही से पढ़ा होगा तो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, एक वर्ड हमने पढ़ा था कोफैक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये क्या है, ये जो टोटल वैल्यू आया वो क्या है, वही तो कोफैक्टर है, किसका 1 का। अब अगर आप ध्यान से समझेंगे तो मैंने आपको बोला था कि जब भी मैट्रिक्स हो या डिटर्मिनेंट, वहाँ पे जो भी एलिमेंट है बेचारे लोनली फील करते हैं, उन्हें कोई फ्रेंड चाहिए, उनको कोई दोस्त चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोगों को चाहिए। तो सारे एलिमेंट का हम लोग क्या देखेंगे कि सारे एलिमेंट का कोफैक्टर होता है, मैंने आपको बोला था। अब आगे मैंने आपको क्या बताया था कि कोफैक्टर निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको बोला था कि जिस भी एलिमेंट का निकालना है वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढक देना है। क्यों ढकना है मैंने आपको बोला था, सपोज कीजिए 1 का आपको कोफैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, 1 जिस रो जिस कॉलम में आता था उसको ढकते थे। क्यों? क्योंकि बेचारा ये एकदम इतना डिप्रेस हो गया था कि इसको फ्रेंड चाहिए ही चाहिए था। तो अब समझिए 1 इस रो का पार्ट है, 1 इस कॉलम का पार्ट है, तो क्या इसने पहले ही इस रो के अंदर और इस कॉलम के अंदर अपने फ्रेंड को सर्च नहीं किया होगा? इसने कर लिया होगा, इसको फ्रेंड वहाँ पे नहीं मिला होगा, तब बेचारे ने कहा हमने यहाँ पे ढक लिया है साहब जी, आपको यहाँ इस रो और इस कॉलम में मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, आप इन दोनों को ढको, बाकी जो बच रहा है वहीं पे कहीं मेरा दोस्त है। तो हमने 1 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा था उसको ढका, फिर क्या बचा 5 8 6 9, उसको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा और इसको क्या बोला, कोफैक्टर ऑफ 1। उसी तरीके से ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ 2, कोफैक्टर ऑफ 3। तो हमने सिंपली क्या किया, जैसे मैंने आपको बोला था मैट्रिक्स के केस में कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के थ्रू निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जिस रो जिस कॉलम के थ्रू निकालना चाहते हैं उसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है उनके कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखिए, अगर
1 का कोफैक्टर क्या है, यही तो 1 का कोफैक्टर है, यही तो 2 का कोफैक्टर है, यही तो 3 का कोफैक्टर है। सेकेंड रो का बात करते हैं, तो ये किसका कोफैक्टर है, 4 का। एक्चुअली 4 यहाँ जो माइनस लगाया गया है, अगर आपको याद हो तो कोफैक्टर में भी यही किया जाता था। कोफैक्टर निकालते समय माइनस लगाया जाता था, फिर कुछ ऐसे किया जाता था। माइनस कहाँ लगाया जाता था, जहां सम रो और कॉलम का ऑड आता था, तो वहीं से ये कंसेप्ट डिराइव हुआ है। ये जो माइनस है, ये माइनस इस डिटर्मिनेंट के साथ लगा हुआ है। अगर आपसे 4 का कोफैक्टर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 का कोफैक्टर -2839। अगर हम आपको पूछेंगे 5 का कोफैक्टर क्या होगा, तो आप क्या बोलिएगा, 1739। अगर हम आपको पूछेंगे 6 का कोफैक्टर क्या होगा, तो ध्यान दीजिए 6 का जो ये माइनस लगा हुआ है वो ये इसका कोफैक्टर के साथ लगा होगा। मतलब 6 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, -1728। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, डिटर्मिनेंट निकालने का कंसेप्ट एकदम सेम है। करना क्या होता है, अब थोड़ा सा उसको और एक बेसिक आउटले में हम लोग समझते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि सपोज करिए ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और हम लोग एक जनरल डिटर्मिनेंट को एज्यूम करते हैं। सपोज करते हैं ये 1 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग ये एलिमेंट है, ए है। किस रो किस कॉलम का, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। ये 2 किस रो किस कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एलिमेंट ए है, किस रो किस कॉलम का, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का। इसी तरीके से 3 को क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 4 को क्या बोल सकते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 5 को एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। 6 को एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो सेकेंड कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब हम लोग एग्ज्यूम करते हैं कि हमने कोफैक्टर सारे एलिमेंट का निकाला, तो और एक मैट्रिक्स तैयार किया जैसे हम लोग एडजॉइंट निकालते समय करते थे। तो ये अगर A11 है तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, इसका साथी जो होगा वो भी क्या बोलेगा जोर जोर से, हम किसका दोस्त हैं, हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाले के एलिमेंट का दोस्त हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पहचान तो यहीं से होगा 1 1। उसी तरीके से A12 का दोस्त का कोफैक्टर को क्या बोलेंगे हम लोग, वो C12। A13 है तो C13, A21 है तो C21, C22, C33, C31, C32, C33। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आपने कोफैक्टर को कैलकुलेट कर लिया है, किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट का आपको कोफैक्टर पता है, क्योंकि अब तो आप समझ गए होंगे डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम लोगों को इनडायरेक्टली चाहिए क्या, सिर्फ एक रो या एक कॉलम। तो अगर आपको किसी भी रो या किसी भी कॉलम का कोफैक्टर पता चल गया है तो सिंपली आप डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, और वो ये क्या हो जाएगा, तो हम लोग उस एलिमेंट को और उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सपोज करिए फर्स्ट रो के थ्रू निकालना चाहते हैं, तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या है, A11, A12, A13, और इनके कोफैक्टर क्या क्या है, A11 का कोफैक्टर है C11, तो क्या हो जाएगा A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, यही हमारा वैल्यू हो जाएगा।
अगर आप बोलोगे सर मेरे को इससे नहीं निकालना है, मैंने कोफैक्टर निकाला है सेकेंड रो का, तो मैं बोलूँगा कोई दिक्कत नहीं, आप सेकेंड रो के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करिए उसके कोफैक्टर के साथ, फिर भी आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकल जाएगा। ये क्या होगा, A21 इंटू C21 प्लस A22 इंटू C22 प्लस A23 इंटू C23। अब आप बोलोगे नहीं नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, हमको थर्ड रो से चाहिए। हम बोलेंगे भाई साहब आपने जिस रो के कोफैक्टर को फाइंड आउट किया है, आपको सारे का कोफैक्टर नहीं निकालना है, आपको सिर्फ एक रो या एक कॉलम के सारे तीन एलिमेंट ही जनरली दिया रहेगा, तो 3 एलिमेंट का कोफैक्टर चाहिए, मतलब 3 कोफैक्टर चाहिए। तो आपने जिस रो जिस कॉलम का निकाला है उस रो के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है? तो सिंपल भाषा में ये। अब इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम के थ्रू निकालना चाहेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 इंटू C11 प्लस A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13। सो आई होप आप समझ पाए होंगे। अब आप पूछिएगा सर ये सब तो सही है, क्या हम लोग बीच में जैसे नो यस करके लगाते थे, नो यस नो, तो वो लगाएंगे या नहीं? तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि जब आप कोफैक्टर को कैलकुलेट करिएगा तो याद करिए कोफैक्टर का कंसेप्ट मैंने क्या बताया था आपको कि कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है। तो जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढका जाता है, लेकिन आगे माइनस भी लगाया जाता है। तो ऑलरेडी माइनस लग चुका होगा, हम लोग माइनस कहाँ लगाते हैं ध्यान कीजिए, तो माइनस जहाँ पे रो और कॉलम का सम ऑड आता है। तो जब भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे कोफैक्टर, वहाँ ऑलरेडी माइनस आ गया होगा। क्लियर है? तो आपको वहाँ नहीं लगाना है। सो आई होप आप समझ पाए होंगे कि हम लोग किसी भी रो किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। अगर कोफैक्टर का आइडिया रहा, बेसिकली हम लोगों को कोफैक्टर निकालने दे दिया और हमने कोफैक्टर को फाइंड आउट कर दिया, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उस कोफैक्टर को उस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके सम निकाल के वैल्यू को बता देंगे। लेकिन अगर कोफैक्टर नहीं दिया फिर कैसे कैलकुलेट करना है? फिर सिंपली कोई रो या कॉलम आपको पिक आउट करना है जिससे आप वैल्यू को निकालना चाहते हो। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे वैल्यू, आपको याद क्या रखना है सिर्फ कि आप किस रो और किस कॉलम के थ्रू निकालना चाह रहे हो, आपको वो लिख देना है। अगर आप फर्स्ट रो के थ्रू, और आप फर्स्ट रो के ही थ्रू निकालिएगा सारे क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट थ्रू फर्स्ट रो। क्लियर है? हमेशा आप फर्स्ट रो ही से ही निकालिएगा। मैंने बताने का बता दिया, आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करके वैल्यू को निकाल सकते हो। अब देखिए फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, तो डिटर्मिनेंट लिखेंगे, डिटर्मिनेंट का साइन देंगे। पहला एलिमेंट है 1, 1 को हमने लिखा और आगे है नो साइन चेंज, मतलब माइनस यहाँ नहीं लगाना है। फिर क्या करना है, 1 जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको ढकेंगे, जो बच जाएगा उसको हम लोग एक डिटर्मिनेंट के अंदर लिख देंगे 5 8 6 9। लेकिन क्या फर्स्ट रो में सिर्फ एक एलिमेंट ही था? नहीं, अभी 2 एलिमेंट और बचे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है ये साइन चेंज होगा, ये शेर है घुसा गया है, बोल रहा है नहीं माइनस लगाया, माइनस लगाओ ही। तो हमने बोला चलो तुम ही खुश रहो, हमने माइनस लगा दिया। तो जैसे ही हमने माइनस लगाया, अब 2 को ढकिए, 2 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है, क्या बचेगा 4 7 6 9। तो हमने 4 7 6 9 को लिखा। फिर 3 जिस रो और कॉलम में आ रहा है, ध्यान से देखिए 4 7 5 8। बस आपको ये करना है। तो मुझे बताना ये था कि आप जब एक्सपेंशन करोगे, आप कोफैक्टर का आपने कोफैक्टर निकाला तब बहुत अच्छी बात है, तब हम लोग वहाँ पे प्लस माइनस का लफड़ा नहीं करेंगे।
लेकिन अगर हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन कर रहा, क्योंकि कोफैक्टर निकालना काहे हम लोग निकालेंगे, काहे कॉपी को बढ़ाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दिया लिखेंगे एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, जिसके थ्रू भी निकालना है। और हम लोग क्या करेंगे, बस आपको ध्यान ये देना है साइन कहाँ चेंज, माइनस कहाँ लगेगा, माइनस कहाँ नहीं लगेगा। क्लियर है? तो आई होप आप समझ पाए होंगे। जैसे क्वेश्चन बनाएंगे और अच्छे से ये मज़ेदार क्लियर होते जाएगा। तो जल्दी से हम लोग एक दो क्वेश्चन अभी बना लेंगे 3x3 ऑर्डर पे, तो देखते हैं। और मैंने जैसे आपको पहले बोला था कि पीडीएफ आपको ले लेना है याद करके, अगर आपके क्योंकि मैं इस पीडीएफ को असाइनमेंट सेक्शन में ऐड करूँगा, तो ये असाइनमेंट नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पीडीएफ में सारे क्वेश्चंस को कवर किया है जो भी आपके बुक में है, मीन्स सारा क्वेश्चन। क्योंकि प्रॉपर्टीज़ ऐसा कंसेप्ट है कि आप ज़्यादा क्वेश्चन अगर सॉल्व नहीं करोगे तो फिर समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने उसमें क्या किया है, प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एक्सरसाइज में थे एज वेल एज जितने क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में थे, सारे को मैंने एक टाइप के अंदर कर लिया है। तो जितना क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा मज़ा आएगा और उतना अच्छा से कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन एज यूजुअल लेते हैं, क्योंकि टाइप 1 में कुछ खास क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। एक क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, बोलता फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 3 5 9 5 4 7 7 5। क्या हो जाएगा ये, ध्यान से बताइए। मैंने आपको बोला था आपको अपने लिए लिखना है एक्सपेंडिंग थ्रू फर्स्ट रो। फिर क्वेश्चन पूछना है भाई साहब फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या क्या है, फर्स्ट रो में क्या क्या है, ध्यान से देखिए 4 9 7। तो हम लोग पहले लिखेंगे 4 9 7। अब आगे पूछना है कहाँ कहाँ माइनस लगाना है, तो पहला 1 + 1 2, ये बोलेगा नो, ये बोलेगा हाँ दादा हम महान है मेरे आगे माइनस लगा दीजिए, तो हम बोलेंगे चलो तुम ही खुश रहो। ये बोलेगा नहीं हम मैनेज कर लेंगे, 1 + 3 4 है, इवन वाले से कट रहे हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है माइनस का। बोलेंगे चलो तुम भी खुश रहो तब प्लस ही ले लो। क्लियर है? अब फिर देखेंगे 4 जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसको ढकेंगे, क्या बचेगा 5 4 7 5। इसको हम लोग लिखेंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। फिर 9 जिस रो और जिस कॉलम में आ रहा है ढकेंगे, क्या बचेगा 3 5 7 5। फिर 7 जिस रो और कॉलम के अंदर आ रहा है ढकेंगे, क्या बचेगा 3 5 5 4। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा ये 4 × 5 × 5 25 माइनस 7 × 4 28 माइनस 9 × 5 × 3 15 माइनस 7 × 5 35 प्लस 7 × 3 × 4 12 माइनस 5 × 5 25। इसलिए मैंने पहले 3 × 3 ऑर्डर लिया कि अगर आप उसके सारे कंसेप्ट को अच्छे से समझ जाओगे तो फिर आपको 2 × 2 ऐसे ही समझ में आ जाएगा और उसमें समझाने का कुछ नया चीज़ बचेगा नहीं हम लोगों को। तो देखिए हमने 2 × 2 मैट्रिक्स को भी 2 × 2 डिटर्मिनेंट को भी कैलकुलेट करना सीख लिया इसी बहाने। तो ये क्या हो जाएगा 4 × 25 माइनस 28 तो -3 माइनस 9 × 15 माइनस 35 है, 35 बड़ा और उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस ओवरऑल बचेगा और 35 में 15 जाएगा क्या बचेगा 20। ये क्या हो जाएगा 7 × 12 माइनस 25 है तो -13। ये क्या हो जाएगा -12। ध्यान से देखिए -20 × -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9 × 20 180 7 × -13 तो क्या हो जाएगा माइनस है और इसके आगे प्लस है, प्लस × माइनस माइनस होता है 13 7 जा 91। अब इसके वैल्यू को माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 + 2 3 9 + 1 10 -103 + 180।
अब दोनों में किसका वैल्यू जब बड़ा है तो 180 बड़ा और उसके आगे प्लस साइन है, तो इसका मतलब प्लस ही ओवरऑल बचेगा। और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, क्या बचेगा तो 77। सो आई होप आप वैल्यू को निकालना सीखे होंगे। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। तो आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है तो बताना है। आपको जो नंबर दिया गया बता देना है सर मज़ा आ रहा है, तब पता भी चलेगा हाँ आपको मज़ा आ रहा है, नहीं तो फिर पता नहीं चलता है। क्लियर है? और कोई डाउट रहे तो उसी नंबर पे या फिर ऐप सेक्शन में लॉगिन करके आपको पूछ लेना है कि सर यहाँ पे डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है टाइप 1 का। क्वेश्चन है 1 1 1 2 3 4 4 6 7। हम लोग फिर वही लिखेंगे, एक्सपेंशन थ्रू फर्स्ट, एक्सपेंडिंग थ्रू, इसको अच्छे से आप अपने लिए लिखिएगा, फर्स्ट रो। तो क्या हो जाएगा ये बताइए, फर्स्ट रो में क्या क्या आ रहे हैं 1 2 4। 1 को हमने लिखा, 2 को लिखा, 4 को लिखा, माइनस साइन लगेगा यहाँ पे प्लस लगेगा। जैसे ही आप क्वेश्चन बनाओगे आपको आदत हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस। क्लियर है? 1 को ढका हमने, क्या बच रहा है ध्यान से देखिए 3 4 6 7। तो 3 4 6 7 को हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। 2 को ढका हमने, जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है, क्या बचेगा 1 1 6 7। इसी तरीके से आपको बोल के ढकना और बोल के काम करना है, उससे और मज़ा आएगा बनाने में, फीलिंग आएगा। 4 को ढकेंगे, क्या बचेगा ध्यान से देखिए 1 1 3 4। तो उसको हमने डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा। अब इसके वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 माइनस 6 4 ज़ा 24 माइनस 2 इंटू 7 इंटू 1 7 माइनस 6 प्लस 4 इंटू 1 4 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। क्या हो जाएगा ये 21 माइनस 24 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 6 1 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 3 क्या होगा 1। तो माइनस 3 माइनस 2 प्लस 4, माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस 4 तो माइनस 1। तो कैलकुलेशन आपको बहुत ही सही से करना है, क्योंकि कंसेप्ट में तो कुछ जान है ही नहीं। तो जब भी आप ये सब निकालोगे वैल्यू, कहाँ माइनस इंटू माइनस आ रहा है, कहाँ माइनस इंटू प्लस आ रहा है, ये आपको ध्यान से करना होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। मुझे पता नहीं कितना मिनट का बन गया, क्लास हो गया है, बट देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन अगर और होगा तो। अब आज बहुत सारा क्वेश्चन है तो हम लोग क्या करते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में यहीं से स्टार्ट करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 2x2 ऑर्डर का कुछ मज़ेदार चीज़, कोफैक्टर क्या है, वही सब बहुत ही बोरिंग चीज़ होगा बट मज़ेदार ही होगा। और क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे और टाइप 1 को नेक्स्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देना है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आपको पसंद आया होगा तो आपको बता देना हाँ सर मज़ा आ रहा है। कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी लेना है तो आपको मैसेज कर देना है इस नंबर पे, अपना नाम सिर्फ बताना है, सर माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस वन। उसके बाद मैं आपसे बात कर लूँगा, आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। सो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, मज़ा कीजिए और खुश रहिए।